एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के उन इम्पॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ जो कि आपके मॉडल पेपर में पूछे गए, जो आपके मॉडल पेपर में और कई बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए। मतलब जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पब्लिश करा है, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को अपने वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते इस वीडियो को। और मैं आपको रिफ़र करूँगा कि आप एक बार सबसे पहले चैप्टर वाइज रिवीजन कर लो और उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ऐसा करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। अगर आप ये देखोगे कि उन नोट्स को कंप्लीट करने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो फिर आपको किन्हीं भी ऑब्जेक्टिव को याद नहीं करना पड़ेगा। और आपके पास अगर नोट्स नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैंने कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर रखा है, तो फिर मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो फिर आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो माइक्रो जो है ये वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है, माइक्रस, जिसका अर्थ होता है स्मॉल। यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल की चीज़ों को पढ़ते हैं, इस रीजन से माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट्स और इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ये तीनों सम्मिलित होती है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। फिर आप देखोगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। तो फिर आपने देखा ही कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, मैंने आपको डिफिनेशन बता रखा था उस नोट्स में। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा था कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, तो वो हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इस तरीके से आप सिंपली आंसर कर सकते हो कि कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए और मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट चैप्टर के अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन सारे को चैप्टर वाइज कवर कर रखा है। नहीं देखा तो फिर कमेंट कर सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन भी वहाँ पे मैंने करवा रखा था। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर फोर है, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, ये लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, फॉल करता है, आप कह सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। तो फिर अगर ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं रहता, फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं रहता, तो आप लेफ्ट टू राइट को भी आंसर कर सकते थे। ठीक है, मतलब ए और सी दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब फॉल्स करता है यानी कि ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक है, तो फिर इस रीजन से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आप क्वेश्चन तो देखो, 5 नंबर क्वेश्चन है, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज इकोनॉमी इज। तो 3 टाइप के इकोनॉमी होते हैं और मैंने आपको तीनों बता रखा था फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है मार्केट इकोनॉमी, जिसका एक और नाम क्या है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि मैंने आपको वहाँ बताया था कि मार्केट इकोनॉमी का जो एक और नाम है, इसके अलावा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का जो एक और नाम है, वो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और आप देख रहे हो यहाँ पे पूछा भी गया है। ठीक है, और एक होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी दोनों का को एग्जिस्टेंस होता है। तो इस रीजन से 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सारे क्वेश्चंस को जल्द से जल्द हम कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और वीडियो के लिए मैं कम रखना चाहता हूँ। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, यूटिलिटी रिलेटेड टू व्हाट। तो यूटिलिटी का अर्थ होता है यूजफुलनेस से, मैंने आपको बहुत बार बता रखा था। इसके अलावा यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं अपने सेटिस्फैक्शन से, ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन से। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। फिर अब 7 नंबर क्वेश्चन है, विद द राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी द डिमांड ऑफ टी। तो हमने पढ़ा था सब्सटीट्यूट गुड्स में कि एक गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है अगर दूसरे गुड्स की प्राइस बढ़ती है। तो इस रीजन से आप देख रहे हो कि कॉफ़ी की प्राइस बढ़ रही है तो टी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। फिर आप देखोगे 8 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये सारे ऐसे रीजन है जिस रीजन से डिमांड में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व विल बी। तो ये मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की वीडियो में ये क्वेश्चन करवा रखा था। ठीक है, उस टाइम ये यूनिटी होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
फिर आप देख रहे हो 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एक्सप्लेन द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करते हैं, और ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अ राशनल प्रोड्यूसर लाइक्स टू प्रोड्यूस इन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन। तो सेकंड स्टेज में एक राशनल प्रोड्यूसर पसंद करता है प्रोड्यूस करना शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन दी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्ट दोनों बढ़ता जाता है। ठीक है, इस रीजन से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, विच फैक्टर अमंग द फॉलोइंग वी फाइंड इन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस। तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस में फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों होते हैं। इस रीजन से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एंड बी बोथ। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, यूटिलिटी इज मेजर्ड बाई। तो आप देखो कि यूटिलिटी को हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है यूटिलिटी के चैप्टर में। हमने देखा था एक कार्डिनल कॉन्सेप्ट, एक देखा था ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट था वो मार्शल के द्वारा दिया गया था, और ये जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट था वो हिग्स एंड एलन के द्वारा दिया गया था। ये जो मैंने आपको बताया ये दोनों नाम, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम द मार्जिनल प्रोडक्ट इज। तो जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम रहता है उस टाइम, उस सिचुएशन में जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है उसकी क्या स्थिति रहती है, तो वो एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 16 है, विद द इंक्रीज इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज। तो आप देखोगे जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है तो फिर टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों के बीच कोई भी परिवर्तन नहीं होता। किस लिए नहीं होता? क्योंकि जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था वो तो हमारा सेम था हमेशा के लिए, और अगर हम टोटल कॉस्ट को देखेंगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड करते हैं। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही है तो फिर डिफरेंस तो सेम ही होगा। ठीक है, माइनस कर सकते हो टोटल कॉस्ट से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर इन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस। तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस में इनमें से कौन से फैक्टर होते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया था फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 18 है, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। तो एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप यू शेप्ड होता है, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, विद विच कंडीशन फर्म विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से, ये क्वेश्चन मतलब कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। इसके लिए आप ग्राफ को रिफर करना जो मैंने आपको नोट्स में शेयर किया था, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग द रीजन फॉर डिक्रीज इन सप्लाई। तो सप्लाई में कमी का इनमें से कौन सा रीजन हो सकता है, इनमें से कौन सा कारण हो सकता है? तो आप ऑप्शंस देखोगे, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ये एक रीजन है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ये भी एक रीजन है, इसके अलावा फॉल इन द नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री। तो ये सारे रीजन है सप्लाई में कमी होने के, ये सारे उसके रीजन है। तो इस रीजन से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 21 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो मीन्स दैट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाईज। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो जीरो है। ये यह शो कर रहा है कि प्राइस में चेंज होने पर सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं सप्लाई में, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 22 नंबर क्वेश्चन है, विद विच वन इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो इनमें से कौन सा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का फीचर होता है? मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग बता रखा था, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ऑलिगोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इन चारों के फीचर को आप याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको लॉन्ग में पूछे जाएंगे। अगर लॉन्ग में पूछे नहीं गए, अगर नहीं गए, क्योंकि हमेशा पूछे जाते हैं लेकिन नहीं पूछे गए, तो शॉर्ट में जरूर आपसे उनसे 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो इस रीजन से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फीचर होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का। तो आप अगर ऑप्शंस को देखोगे तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। इसके अलावा सेलिंग कॉस्ट, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, ये तीनों फीचर होती है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की जो हमने पढ़ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल द एबव। ठीक है, फिर आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 23 है,
इन विच मार्केट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो फिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने देखा था कि प्राइस हमेशा सेम होता है, हर एक का सेम होता है। इस रीजन से जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू जो हमारा है वो हमेशा सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 24 है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म अंडर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। तो ये कह रहा है कि वस्तु की, कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस और उसके डिमांड में इनवर्स रिलेशन यानी कि उल्टा रिलेशन पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? तो ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन दोनों में पाया जाता है। ठीक है, प्राइस और डिमांड के बीच उल्टा रिलेशन, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 25 है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है। तो अभी मैंने आपको बताया था मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो फिर ऑलिगोपॉली में भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। इस रीजन से क्वेश्चन नंबर 26 से 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों का। फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड। देखो ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा डिमांड में परिवर्तन का कारण होता है। आप देख रहे हो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड पॉपुलेशन इंक्रीज। ये तीनों ऐसे रीजन होते हैं जिस रीजन से डिमांड में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर आप सिंपली कर सकते हो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इज नॉट अ कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली फर्म। तो एक मोनोपोली फर्म के लिए इनमें से कौन सा इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होता, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो आप देखोगे मोनोपोली फर्म के लिए एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल होना नहीं ज़रूरी है। ठीक है, ये इसका कंडीशन नहीं होता। तो इस रीजन से क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 28 है, डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक अंडर। तो इनमें से किस फॉर्म ऑफ मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो आप देखोगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। ऐसा हो सकता है कि अगर प्राइस चेंज करे तो फिर डिमांड भी वहाँ पे, मतलब जो प्राइस है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहता है। इस रीज़न से आप ये मान लो कि ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, फिर आप देख रहे हो 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, आप देख रहे हो लेबर डिमांड कम्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, पहला। सेकंड, डिमांड ऑफ लेबर डिपेंड ऑन इट्स प्रोडक्टिविटी, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इट्स मैक्सिमम वेज। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देख रहे हो कि लेबर की डिमांड किस पर डिपेंड करती है, तो प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करती है। इसके अलावा आप देख रहे हो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की होती है, वो उसकी मैक्सिमम वेज होती है। तो मतलब ये जो भी पॉइंट्स दिए हुए ये सारे करेक्ट हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। फिर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 30 है, विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इन तीनों में से किन चीज़ों को पढ़ते हो। तो फिर आप देख रहे हो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। इन तीनों को हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। फिर अब 31 नंबर क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम इनमें से किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इकोनॉमी, इसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा सप्लाई थ्योरी ऑफ गुड्स, या फिर बाजार में गेहूं की कीमत, स्कूटर में मांग किलो, ये तो माइक्रो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 32 है, विच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाई फैमिली टू फर्म। तो फैमिली के द्वारा फर्म को कौन से सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप देखोगे लैंड भी प्रोवाइड किया जा सकता है, लेबर भी, और कैपिटल और इंटरप्राइज भी, यानी कि पूंजी और उद्यम भी। यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल द एबव। फिर हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूडेड इन 4 सेक्टर मॉडल। तो 4 सेक्टर मॉडल में इनमें से किन्हें शामिल किया जाता है। तो फैमिली, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ये हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ रखा। इन सभी को 4 सेक्टर मॉडल में शामिल किया जाता है।
तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं और कम्युनिकेशन एक सर्विस है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फिर अब 35 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी के अंतर्गत प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों को शामिल किया जाता है। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था ये। फिर 35 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, NNP एट MP इज इक्वल टू। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ये किसके इक्वल होता है। तो फिर मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी नेशनल इनकम में कि हम नेट जो होता है उसमें डिप्रेसिएशन माइनस रहता है। जैसे अगर हम ग्रॉस से माइनस कर देंगे डिप्रेसिएशन को तो फिर हमारा नेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम नेट में ऐड कर देंगे डिप्रेसिएशन को तो हमारा ग्रॉस निकल कर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो NNP एट MP इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हो वो है GNP एट MP माइनस डिप्रेसिएशन, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अब आप देखोगे 37 नंबर क्वेश्चन है, डिप्रेसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन। तो अभी मैंने आपको बताया था ग्रॉस में डिप्रेसिएशन शामिल होता है और ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिप्रेसिएशन माइनस करना पड़ता है, यानी कि डिप्रेसिएशन एक्सपेंसेस इनमें से किस में शामिल है। आप देख लो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ग्रॉस दिख रहा है, जिसमें जी दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर आप देख रहे हो 38 नंबर क्वेश्चन है, गुड्स परचेज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। तो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें कंज्यूम करने के लिए, गुड्स को कंज्यूम करने के लिए हम जिस गुड्स को परचेज करते हैं वो कहलाते हैं फाइनल गुड्स, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हम एग्रीकल्चर वगैरह को शामिल करते हैं, टर्सरी सेक्टर में हम कम्युनिकेशन को शामिल करते हैं और सेकेंडरी सेक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को शामिल करते हैं। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर का एक और नाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विनिर्माण सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। ठीक है। फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो आप जितने ऑप्शंस देख रहे हो, ट्रांसफर पेमेंट, सेल प्रोसीड ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, इनकम फ्रॉम ब्लैक मनी, ये सारे ऑप्शंस इरेलेवेंट है, यानी कि इनमें से किसी को भी हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी के प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, ये सारे फंक्शन मैंने आपको बता रखे हैं मनी एंड बैंकिंग के यूनिट में। ठीक है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड यूनिट था। तो यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मनी का सेकेंडरी फंक्शन है। आप देखोगे स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये तीनों सेकेंडरी फंक्शन होते हैं मनी के। इस रीजन से 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड। तो मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है, मुद्रा के कार्यों में इनमें से कौन सी चीज़ सम्मिलित होती है। आप देखोगे मुद्रा के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड वैल्यू डिटर्मिनेशन, ये तो लगभग सारे को याद ही होगा। ये तीनों ऐसे फंक्शन होते हैं मनी के। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, थ्रू विच मेथड कैन वी विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। तो अगर हमें बैंक से मनी विड्रॉ करना है, यानी कि पैसे निकालने, तो हम इनमें से किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो चेक के थ्रू हम निकाल सकते हैं, ATM जाकर भी हम निकाल सकते हैं, ATM से भी हम निकाल सकते हैं, या फिर विड्रॉवल फॉर्म भर कर भी हम अपने पैसे निकाल सकते हैं बैंक से। तो ये तीनों मेथड होते हैं। तो इस रीजन से 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल द एबव। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट टाइप ऑफ लोन इज एडवांस्ड बाई कॉमर्शियल बैंक। तो इनमें से कौन से टाइप के लोन को कॉमर्शियल बैंक के द्वारा हमें दिया जाता है। तो आप देखोगे कैश क्रेडिट, लोन और एडवांस और ओवरड्राफ्ट, ये तीनों टाइप के लोन को कॉमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल द एबव। फिर अब क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक का सबसे मेन फंक्शन इनमें से कौन सा होता है। तो आप देखोगे कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, यानी कि ग्राहकों से जमा स्वीकार करना कॉमर्शियल बैंक का, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, तो फिर उस टाइम मैंने जब मॉडल पेपर को अपलोड किया था तो इसका आंसर सेंट्रल बैंक नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको बताया था। ठीक है, यानी कि नन ऑफ दिस। फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 47 है कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो क्या करता है, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था कि वो कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, इसके अलावा कस्टमर को लोन भी प्रोवाइड करता है और करेंसी नोट को भी इशू करता है। करेंसी नोट्स को इशू नहीं करता, सॉरी, वो तो आरबीआई करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों कार्य कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो इनमें से कौन सा फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का। तो आप देख रहे हो मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट्स, तो ये तो भैया मैंने आपको बता ही दिया कि नोट्स इशू किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। फिर है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है सेंट्रल बैंक के फंक्शन में, सॉरी फीचर में। और इसके अलावा ये कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी होता है। और आप देख रहे हो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल तो करेक्ट है, तो इस रीजन से क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल द एबव। फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 49 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू पेपर करेंसी इन द कंट्री। तो इंडिया में पेपर करेंसी को कौन इशू करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट्रल बैंक। जो हमारा सेंट्रल बैंक है, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है जो कि आरबीआई है, उसके द्वारा पेपर करेंसी को इशू किया जाता है। ठीक है, फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 50 है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्रीय बैंक शाखा नियंत्रण किसके जरिए करती है, यानी कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट थ्रू विच। तो सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो तीनों का यूज करती है। ठीक है, इस रीजन से क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल द एबव। तो ये सारे वैसे क्वेश्चंस थे जो बिहार बोर्ड ने अपने मॉडल पेपर में पब्लिश किया था, और उन क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कवर किया क्योंकि इनमें से कोई भी कई क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर आपने एक बार रिवीजन नोट्स को कंप्लीट कर रखा है, पीडीएफ फॉर्मेट में जो मैंने नोट्स शेयर किए उन्हें रिवाइज कर रखा है, तो आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे 3 से 4 क्वेश्चंस जो आपको कंफ्यूज कर सकते थे। इसके अलावा बाकी के सारे क्वेश्चंस इजीली डूएबल थे। ठीक है, तो फिर ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको और क्या चाहिए, क्या आप उम्मीद कर रहे हो, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए पीस आउट।